हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और यहाँ हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर 2 चल रही है केमिकल इक्विलिब्रियम। और आज का हमारा टॉपिक है उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस सिस्टम। हमने केमिकल इक्विलिब्रियम का इंट्रोडक्शन देख लिया कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्यों होता है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। उसके बाद हमने देखा कि केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, रिएक्शंस देखी थी हमने। उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसे बोलते हैं केसी, वो क्या होता है। उसके बाद हमने लॉ ऑफ मास एक्शन देखा और थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन देखा लॉ ऑफ मास एक्शन का। और आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस सिस्टम। अब तक हमने जो अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखा था वो कंसंट्रेशन की टर्म में देखा था, ठीक है। आपको याद भी होगा हमने किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि आपको पता है केमिकल इक्विलिब्रियम कहाँ जनरेट होती है, इक्विलिब्रियम जनरेट ही कहाँ होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन में। रिवर्सिबल रिएक्शन आपको सब कुछ लिखाया हुआ है, जिसने नहीं देखा है वो प्रीवियस लेक्चर्स देख सकता है, ठीक है। उसमें मैंने सब रिएक्शंस सब कुछ पढ़ाया हुआ है, रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती है। तो ये जो आपकी इक्विलिब्रियम होती है ये हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन में होती है। तो सबसे पहले कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन मान लीजिए आप मानते हैं, मान लीजिए आपने ये वाली रिएक्शन ली है, ठीक है। और अब मैंने आपको इसमें क्या बोल दिया कि केमिकल इक्विलिब्रियम यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालिए। तो आप क्या करोगे, फटाफट से केसी यानी कि केमिकल ये क्या है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आप निकाल दोगे क्या, सी की कंसंट्रेशन यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर और अपॉन में रिएक्टेंट की। आपको यही पता है ना कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो ऊपर क्या होगी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। और अगर नंबर ऑफ मोल्स भी प्रेजेंट है तो वो क्या कहाँ जाते हैं, पावर की फॉर्म में। यानी कि जैसे ए, इसमें नंबर ऑफ मोल है तो ए आ जाएगा यहाँ पर, जो जिसका मोल है सी के ऊपर पावर की फॉर्म में आ जाएगा। ये आपने पढ़ रखा था, ये आता है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। चलिए बात यहाँ तक थी, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें आ गया था और हमने इसका डेफिनेशन भी लिख ली थी, सब कुछ इसके बारे में पढ़ लिया था। अब आता है अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया जाए गैसियस सिस्टम के लिए, गैसियस सिस्टम कि जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं हमारी रिएक्शन में, कोई भी आपकी जो रिएक्शन है गिवन, उसमें जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं वो अगर आपके क्या है सभी गैसियस स्टेट में है, तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसा होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वही अब हम पढ़ने वाले हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस सिस्टम, या इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गैसियस सिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का, ठीक है। तो पहले देखिए यहाँ पे When all the products and reactants of a reaction are in gaseous state, वही जो भी आपको बताया, अगर आपकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सभी गैसियस स्टेट में आ जाएं तो उनकी कंसंट्रेशन को हम नॉर्मल कंसंट्रेशन या एक्टिव मासेस की टर्म में नहीं एक्सप्रेस करेंगे, हम वहाँ यूज़ करते हैं पार्शियल प्रेशर। एक नया टर्म है गैसेस के लिए, आपको पता है जहाँ पे गैस आ गई वहाँ पे प्रेशर आना ही आना है। तो अगर हमने ये सारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हमने क्या किया, गैसेस उसमें लिया हुआ है गैसेस स्टेट में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उनकी कंसंट्रेशन को किस में एक्सप्रेस करेंगे, अब हम उनकी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करेंगे पार्शियल प्रेशर के टर्म में, ठीक है। तो अब जैसे एक ही रिएक्शन है, कोई रिएक्शन मान ली मैंने, से एक ही रिएक्शन इसलिए मानी है ताकि आपको समझ आ जाए, वरना गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर मान लीजिए, जैसे ए है आपका कोई रिएक्टेंट है और बी उनके पार्शियल प्रेशर, तो प्रेशर को आपको पता है पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ए रिएक्टेंट है आपका, ए का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो पी ए लिख देंगे, ठीक है, ए सफिक्स में लगा देंगे। इसी तरह बी का तो पी बी लिख देंगे, इसी तरह पी सी, इसी तरह पी डी, ये आपको पता है। तो हमने क्या मान लिया कि पार्शियल प्रेशर क्या है, ए बी सी और डी के क्रमशः पी ए पी बी और पी डी है रिस्पेक्टिवली, मतलब जिस क्रम में लिखे हैं उसी क्रम में है, ठीक है। उसके बाद देन द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अगर इसका एक्सप्रेशन लिखना हुआ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, तो यहाँ पर क्योंकि पार्शियल प्रेशर की हमने टर्म में निकाला है, कंसंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर की टर्म में एक्सप्रेस किया है, तो हम यहाँ केपी मान लेंगे और रहेगा वैसा ही। देखो यहाँ पर इसमें और इसमें क्या अंतर है, कुछ भी तो अंतर नहीं है, बस हमने क्या किया पार्शियल प्रेशर लिख दिया और ऊपर नंबर ऑफ मोल्स पावर की फॉर्म में, ये कुछ नहीं करना है। अगर आपसे नॉर्मल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछता है तो हम कंसंट्रेशन को ही लेके करते हैं। अगर उसने मेंशन किया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस स्टेट, तब आपको केपी लेना है, अदरवाइज आपको यही मेजर करना होता है, यही आपको दिया गया होगा, ठीक है। तो आपको यही मानना है। लेकिन अगर उसने मेंशन करके दिया है कि गैसियस सिस्टम है, तो गैसियस सिस्टम के लिए वहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा आपका, ओनली फॉर गैसियस सिस्टम,
गैसेस सिस्टम के लिए आपको याद रखना है ये कि गैसेस सिस्टम के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर हम क्या करते हैं, गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब गैसियस स्टेट में होते हैं, तो हम वहाँ कंसंट्रेशन टर्म यूज़ ना करके पार्शियल प्रेशर टर्म यूज़ करते हैं फॉर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। और वहाँ पर क्या करते हैं, हम पार्शियल प्रेशर मान लेते हैं, ये पीए पीबी पीसी ये क्या है आपके रिस्पेक्टिवली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के पार्शियल प्रेशर्स हैं, और हमने वहाँ पर केपीस ले लिया है। यहाँ पर तो कंसंट्रेशन में लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम प्रेशर की टर्म में ले रहे हैं, तो हमने केपी लगा लिया। और बाकी आपका सेम यही है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है किनके लिए है, फॉर गैसेस सिस्टम, ठीक है, गैसेस सिस्टम के लिए है ये। बस ये आ गया आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसेस सिस्टम, ये है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, सभी सिस्टम के लिए ये वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और नंबर ऑफ मोल्स आते हैं पावर की फॉर्म में, ठीक है। अब आपके पास दो आ गए हैं, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, एक आया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। और आपको याद रखना है पार्शियल प्रेशर वाला जो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये सिर्फ गैसेस स्टेट के लिए अप्लाई होता है, जबकि ये सभी के लिए अप्लाई होगा, ठीक है। चलिए अब इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार यहाँ तक। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसेस सिस्टम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह लो इसको, ठीक है, या कंसंट्रेशन के लिए कह लो। तो दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक इनका रिलेशन, ठीक है। चलिए पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए तो अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी क्या होता है, आपको अब केपी भी पता चल गया और केसी भी पता चल गया। अब दोनों में रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो कंसीडर कर लेते हैं कोई गैसेस फेज इक्वेशन, ठीक है। तो लिखिए कंसीडर ए गैसियस फेज इक्वेशन, कंसीडर करना है गैसेस फेज इक्वेशन, ठीक है। तो कंसीडर कर लेते हैं A प्लस बी, रिवर्सिबल रिएक्शन ही कंसीडर करना है, C प्लस डी। अब मैंने ये दूर दूर लिखा, नंबर ऑफ मोल्स भी तो लिखने हैं आपको, तो इस बार क्या मान लीजिए आप N1 N2 M1 M2 ये मान लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ M1 M2, ठीक है। ये हो गया आपका गैसेस, यहाँ पे ना गैसेस लिख लीजिए, इससे रहेगा कि आपने गैसेस रिएक्शंस कंसीडर किए। ये हो गया आपका। अब लिखिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। मास एक्शन जो आपने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग इसकी वो आ जाएगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि केपी बराबर कितना आ जाएगा, लिखो कितना आ जाएगा, पीसी आएगा ना, पार्शियल प्रेशर की टर्म में निकाल रहे हैं, पीसी की पावर m1 इंटू पीडी की पावर m2 अपॉन हो जाएगा पीए की पावर n1 इंटू पीबी की पावर n2। ये हो गया आपका, ठीक है। ये कोमा है, यहाँ पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, ऐसे कर दीजिए डैश, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए ये यहाँ तक तो समझ आ गया, हमने गैसेस फेज एक कंसीडर की इक्वेशन में, एक हमने इक्वेशन कंसीडर की इन गैसेस फेज, सारे देखो गैसेस में है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और यहाँ से हमने अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लिया। गैसेस फेज की बात कर रहा है तो पार्शियल प्रेशर की टर्म में अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकलेगा और उसको रिप्रेजेंट करते हैं केपी से, हमने निकाल लिया, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि हम पहले लिख कर आए हैं और अब आपको पता है वियर पीसी पीडी पीए पीबी क्या है, आपके पार्शियल प्रेशर है सी डी ए और बी के रेस्पेक्टिवली, ठीक है। आप लिख सकते हैं चाहे तो, नहीं तो इतना भी सफिशिएंट है। आगे देखिए, अब आप क्या कर सकते हो, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। अब मोलर कंसंट्रेशन की टर्म में अगर आप निकाल रहे हो क्या, इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, यानी कि Kc कितना आएगा मोलर कंसंट्रेशन की टर्म में, आपको पता है कंसंट्रेशन दे दिया है, यानी कि C की पावर क्या होगा आपका, इसके अकॉर्डिंग ही लिखना है, लेकिन यहाँ पे हमने गैसेस लिया, इसमें गैसेस का ऐसे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, गैसेस का कंपलसरी नहीं है, C की पावर m1 और यहाँ पर हो गया आपका D की पावर m2, ठीक है। इसी तरह आपका हो जाएगा A की पावर n1 एंड B की पावर n2, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे, ठीक है। ये हो गया। आपको बताया है बिकॉज
आइडियल गैस इक्वेशन, बिकॉज आइडियल गैस इक्वेशन इज, क्या है आपकी आइडियल गैस इक्वेशन? पी वी बराबर एन आर टी, यही पढ़ा है ना, पी बराबर एन आर टी। यहाँ से पी बराबर कितना आ जाएगा? पी अगर निकाले तो वी को इधर ले जाएंगे, एन अपॉन वी आर टी, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी। अब आपको पता है बिकॉज एन अपॉन वी बराबर क्या होता है? सी, यानी कि कंसंट्रेशन। वो कैसे हुआ? देखो, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन देखो, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम क्या होता है? ये कंसंट्रेशन ही तो होता है, यानी कि सी हो गई। यहाँ से क्या करोगे? सो क्या हो जाएगा आपका? पी किसके बराबर हो जाएगा? सी आर टी, सी आर टी के। अब क्योंकि बिकॉज आइडियल गैस इक्वेशन इतनी है और एन अपॉन वी क्या है आपका? कंसंट्रेशन है। आपने यहाँ से क्या किया? एन अपॉन वी की यहाँ से वैल्यूज पुट कर दी, इस तरह से यहाँ पे पुट की, ठीक है। तो आपके पास फाइनली आ गया। हेंस आप क्या लिख सकते हो? हेंस अब आपके पास क्या बन जाएगा? अगर इसी को पी ए निकालना हो, प्रेशर को पी ए की टर्म में, आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, चलो आगे दिखते हैं, ठीक है, चलिए आगे करते हैं, इधर करते हैं, नीचे दिख नहीं रहा है आपको इधर, ठीक है, इधर कर लेते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। हमें निकालना रिलेशन केपी और केसी में, ठीक है। अब केपी और केसी में रिलेशन निकालना है तो हमने पहले कोई एक जनरल रिएक्शन कंसीडर कर ली, ठीक है, और वो भी सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस में कंसीडर किए? गैसेस स्टेट में कंसीडर किए हैं, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ से? अकॉर्डिंग लॉ ऑफ मास एक्शन केपी की वैल्यू आ गई। अभी हमने जस्ट केपी निकालना सीखा है, पार्शियल प्रेशर की टर्म में निकलता है, तो इस तरह से हमने अपना केपी निकाल लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। लेकिन अब हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन के टर्म में भी होता है, तो मोलर कंसंट्रेशन के टर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? आपने अब तक पढ़ा है, जो वो होता है केसी बराबर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स आते हैं पावर में, तो हमने उसके अकॉर्डिंग ये बना लिया इक्वेशन नंबर 2। अब क्योंकि यहाँ पे गैसेस स्टेट की बात की, हमने रिएक्शन गैसेस फेज में कंसीडर की हुई है, तो भाई आइडियल गैस इक्वेशन लगना तो कंपलसरी है। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है आपकी? पी बराबर एन आर टी, और पी यहाँ से पी बराबर कितना हो जाएगा? इस वी को इधर ले आए, एन अपॉन वी आर टी, क्योंकि एन अपॉन वी क्या होता है आपका? कंसंट्रेशन, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम क्या होता है? इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन। तो हमने क्या किया? यहाँ से पी बराबर सी आर टी कर लिया, ये सी ऊपर रख दिया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? क्योंकि पी बराबर सी आर टी हो गया है, सो यहाँ से अगर पी ए निकालो, यहाँ से अगर पी ए निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा? सी के सफिक्स में ए और आर टी, एंड पी बी निकालोगे तो वो भी कितना हो जाएगा? सी बी आर टी, ठीक है, एंड पी सी निकालोगे तो सी सी आर टी, इसी तरह एंड पी डी निकालोगे तो क्या हो जाएगा? सी डी आर टी। ये सब आ गया, ठीक है, ये सारे आ गए। अब क्या करोगे? पुटिंग ऑन पुटिंग ऑन पुटिंग ऑन पुटिंग on putting these values in equation 1। अब इक्वेशन 1 में सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपका Kp क्या हो जाएगा? जरा ध्यान से देखिए, Kp आपका हो जाएगा, Pc की जगह रखिए Pc की वैल्यू CCRT हो गया आपका, ठीक है, उसकी पावर भी है कितना है? m1 इंटू Pd रखिए, Pd कहाँ है? ये रहा आपका Pd, CDRT की पावर कितनी है? m2। कुछ हुआ इसमें? यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब रखिए पी ए की वैल्यू, पी ए रहा आपका, पी ए यहाँ से ये रहा CART, और इसकी पावर है आपकी n1 इंटू बी की रख रहे हैं तो CBRT, और n की पावर n2, पावर हो गया n2, ठीक है। यहाँ से आगे अब आप क्या कर सकते हो? Kp बराबर क्या कर सकते हो? ये जो आपका CC है, CC अलग रख लो। देखो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई में, आपको पता है ये तो सफिक्स में आ रहा है सी के साथ, लेकिन RT तो क्या है आपका? टेम्परेचर, और ये क्या है आपका? गैस कांस्टेंट, ये क्या है आपके? मल्टीप्लाई में। तो ये वाली जो m1 है, अगर मान लो आपका x y इस तरह है, x y है कोई मल्टीप्लाई और उसकी पावर है a, ठीक है, तो इसका जब आप सोल्यूशन करते हो तो x की पावर a इंटू वाई की पावर a, यही तो करते हो ना, खोल के लिखते हो, यही तो आता है। तो सेम वही करेंगे हम। ये क्या है? CC इंटू RT की पावर m1 है, तो इसको अलग अलग करके लिख लो, CC की पावर m1 इंटू RT की पावर m1, ठीक है, ये हो जाएगा, एक ही तो बात है, ठीक है, हमने इस तरह लिख लिया।
इंटू सी डी की पावर कितना आ गया m2 इंटू ये जाएगा आपका आर टी की पावर m2, ठीक है। और यहाँ से नीचे भी इसी तरह अलग कर लेंगे इसको, सी ए की पावर n1 इंटू आर टी की पावर n1 इंटू सी बी की पावर n2 इंटू आर टी की पावर n2, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से इनको सब टर्म को एक साथ लिख लो। कैसे करोगे, ठीक है, सी सी की पावर, ऐसे करो, सी सी की पावर, इसको एक साथ लिख लो, सी सी की पावर m1 इंटू सी डी की पावर m2, ठीक है। और इंटू में इसको एक साथ लिख लो, आर टी की पावर हो जाएगा m1 प्लस m2। अगेन ये पावर्स प्लस हो गई, गुणा में खाते जुड़ जाती है, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो हमने इस तरह कर लिया, ठीक है। यहाँ से आप कर लो सी ए की पावर n1 इंटू सी बी वाली टर्म एक साथ लिख लो, सी बी की पावर n2 इंटू हो जाएगा आपका आर टी की पावर n1 प्लस n2 मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको, ठीक है। यहाँ तक में आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। यहाँ से हमने गैसेस फेज इक्वेशन मानी, केपी की वैल्यू निकाली और केसी हम निकालना जानते हैं। फिर उसके बाद हमने आइडियल गैस इक्वेशन से यहाँ से ये P बराबर n/v किया, n/v होता है, यहाँ से वैल्यूज पुट की, क्योंकि P बराबर सी आर टी आ गया, तो इसी तरह हम जो प्रेशर है वो एक रिएक्टेंट A, B, O और प्रोडक्ट C और D के लिए भी निकाल सकते हैं। तो हमने PA, PB, PC और PD वैल्यूज पुट कर ली, यहाँ से निकाल ली, और फिर इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। और फिर क्या करा हमने, यहाँ से सॉल्व करते चले गए, मल्टीप्लाई में था अलग अलग कर लिया। फिर हमने क्या किया, एक जो C वाली टर्म C साथ में रख ली, ठीक है, C और ये वाली टर्म हमने एक साथ रख ली, और RT वाली टर्म एक साथ ले गए, ठीक है। चलिए यहाँ तक नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। इधर वाला रफ कर देती हूँ मैं, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। आई थिंक यहाँ तक तो आपको समझ आ रहा होगा। चलिए आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। अब ना यहाँ तक होने के बाद अब इसको रफ कर देते हैं। चलिए अब आगे करते हैं। इक्वेशंस रहने दीजिएगा आपकी, ठीक है, यहाँ से कर लीजिए इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक पहले मैं करा देती हूँ, फिर आगे चलेंगे। यहाँ से देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम KP निकालेंगे, KP बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो ये वाली जो टर्म है ये तो ऐसी रहेंगी, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, C है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, C की पावर m1 इंटू ये हो जाएगा आपका CD है, तो ये छोटे वाले टर्म्स के अकॉर्डिंग लिख लेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका D की पावर m2 और अपॉन में हो जाएगा आपका A की पावर n1 इंटू B की पावर n2, ठीक है। किसकी कंसंट्रेशन की बात करें हम, कंसंट्रेशन को आप या तो स्क्वायर ब्रैकेट से लिख सकते हो या C से भी लिख सकते हो, आपको पता है ना। अगर आपको A की कंसंट्रेशन लिखनी है, मान लीजिए, अब आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, आपको मैं लिख के दिखा देती हूँ। अगर आपसे बोला गया है कि कोई आपको लेट A दिया है, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन लिखिए, तो आप क्या करोगे, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, तब भी ये कंसंट्रेशन ऑफ A कहलाएगा, या फिर आप इसको CA करके लिख दीजिए, तो ये भी कंसंट्रेशन ऑफ A और ये भी, तो रिप्रेजेंटेशन का बस तरीका है। तो अगर ये CA लिखा है, देखो C है तो इसका मतलब है C की कंसंट्रेशन, CD है तो D की कंसंट्रेशन, CA है तो A की कंसंट्रेशन, और B है तो CB है तो B की कंसंट्रेशन, ये मतलब होता है, ठीक है। आप कंसंट्रेशन को दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट से भी और C, और जो भी आपकी वैल्यू, मान लीजिए X है तो X यहाँ से, ठीक है, इस तरह से आप जो है आपकी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हो। तो हमने वहीं से ये लिख लिया। उसके बाद बचता है आपका R, तो R के लिए देखते हैं अब क्या हो सकता है। तो देखो जो आपका R है, इसको RT है ना, सॉरी R नहीं है RT है, ठीक है। इसमें क्या है, ऊपर की पावर कितनी है, ऊपर पावर है m1 प्लस m2, नीचे है n1 प्लस n2। तो आपको पता है जब नीचे वाली पावर ऊपर जाती है तो माइनस हो जाती है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं n1 प्लस n2, इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना, इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका। तो यहाँ से अब ज़रा देखो KC बराबर क्या हो गया, ये वाला टर्म देखो इक्वेशन 1 से, सॉरी 2 से, सो आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 से क्या हो गया आपका KP इज इक्वल हो जाएगा, ये वाली टर्म तो सब क्या किसके इक्वल होगी, KC के इक्वल, तो ये आ गया KC। अब दिखने लगा होगा आपको कि हमारा रिलेशनशिप आने लगा है, ठीक है। और ये RT की पावर कितनी आ गई है, इसको मान लीजिए डेल्टा NG, अब भी लिख लेते हैं डेल्टा NG क्या है, ठीक है। ये आ गया आपका रिलेशन, ठीक है।
रिलेशन आ गया आपका यहाँ, ठीक है। यहाँ तक यही आपका रिलेशन होता है केपी और केसी में। आपको याद रखना है, इस पे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट आपको ये भी याद होना चाहिए, केपी बराबर क्या है, केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। अब ये डेल्टा एन जी क्या है लिख लेते हैं एक बार, डेल्टा एन जी को भी लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए डेल्टा एन जी भी देख लेते हैं। वेयर डेल्टा एन जी क्या है आपका, ये है आपका, इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमने इसको माना हुआ है, ठीक है। m1 प्लस m2 अगर आपको निकालना हो, डेल्टा एन जी की वैल्यू भी निकालने के लिए आ सकती है, तो आपको कैसे निकालोगे, ये होता है। यानी कि ये क्या है आपके, देखो m1 प्लस m2 क्या है आपके, प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट वाले पोर्शन में नंबर ऑफ मोल्स थे प्रोडक्ट के, और ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स है किसके, रिएक्टेंट के। तो एन क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ठीक है। ये हो जाएगा आपका डेल्टा एन जी, ठीक है। यहाँ तक आपका हो गया, ये माइनस करके आएगा, ठीक है। तो जब भी आपको केपी और केसी में रिलेशन दिया हो, या फिर कैसे भी आपको आर की वैल्यू पता है, टी आपको दिया होगा, ठीक है, और केपी या केसी में से कोई भी वैल्यू है, दोनों ही दी होंगी, और डेल्टा एनजी की पूछा है तो कैसे निकालोगे आप डेल्टा एनजी की वैल्यू, तो जो भी रिएक्शन होगी इसमें नंबर ऑफ मोल्स, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स देखना, दोनों को ऐड करना, उसमें से माइनस कर देना रिएक्टेंट के मोल्स को, ठीक है। तो आपकी डेल्टा एनजी की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही आपकी डेल्टा एनजी की वैल्यू है यहाँ पे पुट करेंगे, सीधा आप क्या करोगे, डेल्टा एनजी की वैल्यू तो आप रिएक्शन देखते ही निकाल लोगे, ठीक है, और बाकी जो भी आपसे पूछिए उसकी आप निकाल सकते हो, ठीक है। और अब आगे देखिए, इफ यहाँ तक आपका हो गया, इफ अगर डेल्टा एन जी आपका क्या हो जाए, जीरो हो जाए, अगर आप डेल्टा एन जी को जीरो रख दोगे इस इक्वेशन में, सो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो किसी की भी पावर जीरो तो क्या होती है, 1 होती है। अगर ये डेल्टा एन जी क्या होगी, जीरो हो गया, यानी कि आर टी की पावर जीरो है, यानी कि आर टी की पावर जीरो है, तो क्या हो जाएगा, आर टी की वैल्यू 1 हो जाएगी। किसी की भी पावर जीरो होती है तो क्या हो जाता है, वो 1 हो जाता है। तो अगर ये जीरो है तो ये 1 हो गई पूरी टर्म। जैसे ही 1 हुई तो केपी बराबर किसके हो गया, केसी के। सो केपी बराबर किसके हो गया, केसी के। ये आपको याद रखना है, कब, जब डेल्टा एन जी जीरो है। सो आपका ये हो जाएगा, एंड इफ डेल्टा एन जी क्या है आपका, पॉजिटिव है। अगर आपका डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, सो क्या हो जाएगा आपका, देखो अब ध्यान से देखो, अगर डेल्टा एन जी बड़ा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा कुछ भी होगा, यानी कि आर टी की जो पावर, आर टी की जो वैल्यू होंगी उनकी मल्टीप्लाई करोगे, उसकी भी पावर लगा दोगे। जैसे 2 और 3 करोगे, 2 3 जो 6, और 6 की कुछ पावर हो जाए, ये आर है ये टी है, ठीक है, और टोटल करके आपका जो भी आ रहा है उसकी पावर लगा दो आप एन जी, यानी मान लो 4। तो अब देखना ज़रा, या ट्वाइस ही कर लो, कुछ भी कर लो, ये आगे 2 3 जो 6 और 6 6 36 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू तो डबल हो रही है, और डबल हो रही है इसका मतलब क्या है, केसी में कुछ मल्टीप्लाई करो, यानी कि केसी छोटा होगा, केसी में भी कुछ मल्टीप्लाई करके आ रहा है, तो केपी कितना हो गया, केपी बड़ा हो जाएगा ना केसी से। सो केपी बड़ा हो जाएगा केसी से, ठीक है। एंड इफ डेल्टा एन जी अगर नेगेटिव है आपका, नेगेटिव मतलब 1 से छोटा है, सो अब आपको बताया क्या होना है, अगर ये नेगेटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, तो ये पूरा नेगेटिव है, ये वाली नेगेटिव है, यानी कि 1/RT, यानी कि केसी को किसी से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि केसी बहुत बड़ा है तब केपी आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, केपी छोटा हो जाएगा केसी से, ठीक है। ये आपको रिलेशन याद होने चाहिए, तीनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो आपको यहाँ से याद रखना है ये वाला रिलेशन, ठीक है, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये तो आपसे पूछा ही है, हमारा मेन यही था आज का, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। तो हमने केपी और केसी में रिलेशन निकाल लिया, ये आपका इंपॉर्टेंट था। उसके बाद आपका आता है कि डेल्टा एन जी क्या होता है, ये भी पूछ लेता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट के मोल्स में से माइनस कर दो रिएक्टेंट के मोल्स को, ये आपकी डेल्टा एन जी की वैल्यू हो जाएगी। और डेल्टा एन जी के बेस पर डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि अगर डेल्टा एन जी इसमें क्या हो, जीरो हो तो क्या होगा। तो डेल्टा एन जी जीरो रहा तो केपी और केसी दोनों बराबर हो जाएंगे। डेल्टा एन जी अगर पॉजिटिव रहा तो केपी बड़ा हो जाएगा केसी से, और अगर डेल्टा एन जी नेगेटिव रहा तो केपी छोटा हो जाएगा केसी से, ठीक है। तो यही था आपका आज का रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। चलिए एक बार नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। चलिए आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा, इसको रख करके अब हम देखेंगे यूनिट्स ऑफ केपी एंड केसी। बस यूनिट और देख लेते हैं इनकी, केपी और केसी की, ठीक है। चलिए पहले लिख लेते हैं एक बार। चलिए हम देखते हैं
यूनिट ऑफ केपी एंड केसी, ठीक है। तो ये भी किस पर डिपेंड करती है, लिख लीजिए, यूनिट ऑफ केपी एंड केसी डिपेंड्स ऑन डेल्टा एन जी, ये भी डेल्टा एन जी पर डिपेंड करती है। कैसे करती है, इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ products and number of moles of reactants are same, अगर दोनों सेम है देन आपको पता है डेल्टा एन जी, तो यही कहता है डेल्टा एन जी क्या होता है, क्योंकि आपको पता है डेल्टा एन जी होता ही क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ठीक है, ये होता है आपका। तो अगर ये है तो दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम हो गया, यानी कि 2 मान लो, उसके भी मान लो, उसके भी, तो ये कितना हो गया, 0 हो गया। तो ऐसे तो ये डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, देन डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, 0। तो अगर डेल्टा एन जी 0 है, या आप लिख भी सकते हो नीचे, बिकॉज ये होता है आपका डेल्टा एन जी 0 है, सो आपका के पी और के पी एंड के सी हैव नो यूनिट्स। आपको ध्यान रखना है यूनिट कितनी हो जाएगी इनकी, 0, या कोई यूनिट नहीं है, हैव नो यूनिट। कब है ये बात, जब डेल्टा एन जी 0 है। एक और केस बनता है, बट एक और केस बनता है, क्या केस है वो, बट इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट products and reactants are increasing or decreasing, then तब क्या हो जाएगा, अगर इंक्रीज और डिक्रीज करें। अब हमने ये नहीं बोला कि इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, दोनों ही कंडीशन में यूनिट सेम आनी है, बट सेम नहीं होनी चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब उससे अलग चाहे घट रहे हो या बढ़ रहे हो, तब आपकी केपी की यूनिट तो हो जाएगी आपकी एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा एन जी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। एंड केसी की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, केसी हो जाएगा आपका मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन जी, ठीक है, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन जी। तो आपको याद क्या रखना है, अगर डेल्टा एन 0 है, डेल्टा एन जी 0 है तो कोई यूनिट नहीं है, उससे अलग डेल्टा एन जी की कोई भी वैल्यू है, घट रही है, बढ़ रही है, नेगेटिव है, पॉजिटिव, हमें नहीं मतलब, केपी की वैल्यू तो केपी की यूनिट तो आएगी एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा एन जी, वो आप डेल्टा एन जी की वैल्यू निकाल लेना, वहाँ पे उसकी वैल्यू रखी जाएगी, और केसी की वैल्यू आएगी मॉल पर लीटर की पावर डेल्टा एन जी, ठीक है। तो ये था आपका यूनिट ऑफ केपी एंड केसी। और हमने आज देखा क्या, एक तो देखा हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर किसके लिए, पार्शियल प्रेशर के लिए, गैसियस इक्वेशन के लिए, उसके बाद हमने देखा केपी और केसी में रिलेशन, और उसके बाद हमने केपी और केसी की यूनिट देखी, ठीक है। तो कुछ बेसिक सी टर्म्स थी, इनको पता होना चाहिए। इसके बाद अब हम आगे चलेंगे इस लेक्चर, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे करेंगे, इससे नेक्स्ट टॉपिक चलाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप लर्निंग। इसको नोट डाउन कर लीजिए।